नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 35 साल बाद एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है। दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसमें एक दिया कुमारी जो कि हमारे प्रभु श्री राम जी की वंशज है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो राम जी की वंशावली से कैसे जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, जो उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रेमचंद बैरवा हैं, वो एक दलित वर्ग से आते हैं और इस तरह से जातिगत समीकरण को साधने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहीं एक देश में यह भी मैसेज देने की कोशिश की है कि जो अभी तक इंडी अलायंस के जो शामिल दल हैं, अभी तक तो वो बाबर के जो वंशावली वाले हैं उनके संरक्षण और उसमें लगी हुई थी, तुष्टिकरण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो राम जी के भव्य मंदिर के बनाने के लिए जो भी बाधाएं थी उसको दूर करने का काम करती है, उसके निर्माण का संकल्प लेती है और आज वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान में 35 साल बाद एक ब्राह्मण परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीवन की शुरुआत में, मतलब आप समझिए कि सरपंच से शुरुआत की हो और सरपंच से शुरू हुई कोई यात्रा वो मुख्यमंत्री तक पहुंची हो, एक संघर्ष भरा जीवन भजन लाल जी का रहा है, जिनको मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। और ये जो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था जिस दिन ये तय होना था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। आप देखिए उन फोटो को, आपने देखा होगा कि ये जो भजन लाल शर्मा है पिछली कतार में खड़े थे जब फोटो शूट हो रहा था, मतलब उनको खुद को नहीं पता था। हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी ने जिस तरह से इनको विधायक का चुनाव लड़वाया, इस पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि पार्टी में ये पहले से तय कर लिया गया था, शायद मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा, जेपी नड्डा के द्वारा, कि इनको चुनाव लड़वाना है। आपको बता दें, अब ये चीजें खोजी जा रही हैं कि जेपी नड्डा की नजर इन पर कैसे पड़ी। भरतपुर राजस्थान ज्यादा दूर दिल्ली से नहीं है, लेकिन एक पिछली कतार में चुपचाप अपना काम करने वाला भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई सदस्य, एक युवा जुड़े वाला एबीवीपी में लाखों कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक उस दूर तक नजर कैसे गई, तो लोग बताते हैं कि जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए जेपी नड्डा जी भी जाते हैं, लेकिन वो कृष्ण में उनकी आस्था है, भगवान कृष्ण को मानते हैं। और जब वो परिक्रमा के लिए जाते थे तो भजन लाल शर्मा जी को बताया जाता था जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, पता लगता है। अब ये पार्टी के प्रदेश के महामंत्री के तौर पर काम करते थे, तो अब भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़े हो, चाहे एबीवीपी में जुड़ा हो, अगर जेपी नड्डा जी आ रहे हैं अपने आसपास तो सभी कार्यकर्ता पहुंचते हैं स्वागत के लिए, ये भी जाते थे। लेकिन इनका जो काम करने का तरीका, सरलता और जो घर परिवार की स्थितियां देखी, जिसमें कि हलफनामे में भी जो इन्होंने चुनाव में दाखिल किया उसमें बताया गया कि 43 लाख का कर्जा है, पुरानी एक गाड़ी है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, घर के अंदर बस कुछ लाख रुपए हैं, वो भी तब जब पत्नी भी काम करती है। यह हालत है। और गरीबी में संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए उन्होंने पार्टी की सेवा की है और देश सेवा भी की है। इनके बारे में अब पता लग रहा है कि जिस तरह से जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, आप देखें कि उस आंदोलन में भी 1992 में इन्होंने वो संघर्ष किया था। इनकी एक फोटो आ रही है कि बस के बाहर दरवाजे पे लटके हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह से जाना कि मैं कोई पार्टी का बड़ा पदाधिकारी नहीं हूं, एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। ये जो विचार था, आप सोचिए उस संघर्ष में सबसे आगे रहना, कार्यकर्ताओं को साथ में लेना। 1990-92 का जो वो आंदोलन चला था उसमें जेल गए थे। और इतना ही नहीं, 1990 के दशक में जब कश्मीर का आंदोलन चल रहा था, जिसमें मोदी जी भी थे, लाल चौक पर तिरंगे को लेकर के उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आतंकवादियों ने जब धमकी दी थी और उन्होंने कहा मैं तिरंगा लहराऊंगा, उस समय ये भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी होने के कारण इन्होंने जो है यात्रा की थी। और ये यात्रा आपको बता दूं, इन्होंने 100 कार्यकर्ताओं के साथ उधमपुर तक की यात्रा करी थी और उसमें मार्च किया था जब जेल भी गए। यानी देश का मुद्दा हो या धर्म का मुद्दा, उस मुद्दे को उठाना, कार्यकर्ताओं को साथ लेना, उसमें जेल भी जाना। और इसमें सबसे बड़ी बात, अब आते हैं अमित शाह की बात पर कि भाई जेपी नड्डा जी तो चलो यात्रा में मिल जाते थे, उनकी नजर पड़ी, लेकिन अमित शाह की नजर हर कार्यकर्ता पर रहती है। और मैं पहले भी बता रहा हूं कि ये आरएसएस की भी परिपाटी है कि आरएसएस में आप अगर शाखा में जाना शुरू करेंगे, संघ के किसी भी कार्यक्रम में आप चले जाइए, आप एक बार जाके देखिए, संघ के किसी भी आप कार्यक्रम में चले जाएं,
आप उनका गुरुदक्षिणा कार्यक्रम हो रहा है संघ का तो चले जाएं, वनवासी कल्याण आश्रम का कोई कार्यक्रम है वहाँ चले जाएं, सामाजिक समरसता के कार्यक्रम होते हैं जिसमें वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, भगवान रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, अगर उसमें चले जाएं, आप पर संघ के अधिकारियों की नज़र पड़ेगी ही पड़ेगी। आपसे परिचय करेंगे और फिर आगे का काम शुरू। फिर अधिकारी कार्यकर्ता आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके अंदर ये काबिलियत उन्होंने देख ली कि ये देश हित में या धर्म हित में काम करने वाला व्यक्ति है, तो निश्चित जानिए कि फिर आप संघ की नज़रों से नहीं बच सकते और संघ के कार्यकर्ता आपको खुद आपके पास जाकर संपर्क करेंगे और आपको संगठन में जोड़ेंगे सहज रूप से। कब आप चाय पीते पीते और चाय पिलाते पिलाते संघ के कार्यकर्ता बन गए आपको भी नहीं पता लगेगा। भजन लाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक साधारण से परिवार में जन्मा हुआ बालक और आज देखिए राजस्थान का मुख्यमंत्री। वो जो यात्रा है, मैंने जैसे कहा, जो अमित शाह हैं उनकी पैनी नज़र रहती है कार्यकर्ताओं पर। पश्चिम बंगाल का जो 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जाइए वहाँ चुनाव में लड़वाने के लिए, और कार्यकर्ताओं को भेजा गया था वहाँ प्रचार के लिए। उस प्रचार के दौरान जो जिम्मेदारी इन्हें दी, आपको बता रहा हूँ कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा और मोदी जी का ये काम करने का तरीका है। उनकी एक टीम होती है जो अलग से इस बात पर ध्यान रखती है कि जिनको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी में वो कितना काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो सोचते हैं अमित शाह जी तो दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। अरे होटल में आनंद मनाते हैं, चलेंगे जरा 1 बजे उठेंगे आराम से, फिर नाश्ता खाना पेट भर के खाएंगे, फिर गाड़ी उठाएंगे, जरा टहल आएंगे। लिस्ट में नाम तो हमारा है ही है कि हम पश्चिम बंगाल में हैं। और इस तरह से जो करते हैं उन पर भी नजर रहती है, और इसलिए वो बुरा ना माने। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, ये पहली बार का लड़ा हुआ विधायक इन्होंने सीएम बना दिया, हम तो साहब 10 बार के विधायक हैं। तो समझ लें, पार्टी की पूरी नजर आपके ऊपर है कि यदि आप पहली बार नहीं 10 बार के विधायक हैं तो आपने उस विधायकी के दौरान क्या क्या किया है, क्या क्या करवाया है, और उसके आधार पर पार्टी तय करती है। तो पहली बार जो चुनाव भजन लाल जी को लड़वाया, ये लड़वाया गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे। पार्टी ने पैसा भी खर्च किया, कार्यकर्ता लगाए, प्रचार किया। इनका पैसा खर्च नहीं हुआ क्योंकि पैसा था ही नहीं, कर्जा था। तो भाई एक आदमी पे चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो कैसे चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने कहा, अमित शाह जी का इशारा था, आपको चुनाव लड़ना है बस। तो इनको यह नहीं बताया कि योजना क्या है, लेकिन बस आदेश है चुनाव लड़ना है। तो एक अनुशासित कार्यकर्ता क्या करेगा, भाई साहब पैसे तो नहीं है, अब आपकी इच्छा है, पार्टी जो चाहती है मैं तैयार हूं। तो तैयार हैं तो बस भगवान की मर्जी में मर्जी, और आज ये हालत है। दूसरा मैं आपको बता रहा था दिया कुमारी जी के बारे में। दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं साहब इनको तो मुख्यमंत्री बनाया जाना था, और फिर क्यों नहीं बनाया, इनका नाम आगे चल रहा था। ये नाम किसने आगे चलाया? क्या जेपी नड्डा जी ने कहा था कि भाई दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या अमित शाह जी या मोदी जी के मुंह से आपने किसी ने सुना कि दिया कुमारी जी को हम जो है वहाँ इस फील्ड में इसलिए लगा रहे हैं सांसद होते हुए क्योंकि हमें जो है उनको मुख्यमंत्री बनाना है? निश्चित रूप से नहीं। तो फिर कौन नाम चलाने वाला? मीडिया। और मीडिया नुकसान करता है क्योंकि पार्टी ये कहती है कि जो अपना प्रचार कर रहा है, काम में ध्यान नहीं लगा रहा है, प्रचार में ध्यान लगा रहा है, स्वार्थी है, वो तो पीछे हट जाएगा। और जो पीछे है उस पर नजर है कि वो काम कितना कर रहा है, काम के आधार पर चुन लिया जाएगा। दिया कुमारी जी मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना, इसी बात से आइडिया लगाइए कि पार्टी ने चुनाव के पहले ही विचार कर लिया कि भजन लाल जी को चुनाव लड़वाना है, इनके पैसे, इनके ऊपर पैसे भी खर्च करने हैं, इनका पैसा खर्च करने का मिजान नहीं है तो भी, और उसके बाद इनको ही मुख्यमंत्री बनाना है क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी की एक रणनीति है। 2024 नहीं, अगले 25 साल को लेकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी को यह कहकर बदनाम कर रहे थे कि बीजेपी तो ब्राह्मण विरोधी है, साहब एक गैंगस्टर मारा गया यूपी का, विकास दुबे, क्या उससे यह तय होगा कि बीजेपी ब्राह्मणों की हितैषी है कि विरोधी है? क्या योगी जी का आकलन एक गैंगस्टर के एनकाउंटर से करोगे आप? भाई योगी जी अगर सीएम ना होते तो वो एक संत तो हैं, और एक जब संत होता है भगवाधारी जिसने संन्यास ले लिया, क्या वो जात देखकर आशीर्वाद देता है? क्या वो भगवान की प्रार्थना जब करता है, योगी जी का तो वो क्रम कितने सालों से है, वो दरबार लगाते हैं, वो बैठते हैं अपने गोरक्ष पीठ में, जो आ गया उसके सर पर हाथ देते हैं, जो आ गया उसको प्रसाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। संतों का ये चरित्र है। तो वो जब एक सीएम की कुर्सी पर है
तब जो उन्हें न्याय करना है, तो वो जो करते हैं जब न्याय की गद्दी पर है, सीएम के तौर पर है, तो वो ये नहीं करते कि जाति ढूंढते हैं कि ये बनिया है तो ब्राह्मण है, तो ये ठाकुर है तो ये राजपूत है, सबके लिए बराबर है। लेकिन मीडिया और कुछ राजनीतिक जो अपने को रणकार बताते हैं, वो अपने हिसाब से आकलन करते हैं। और कांग्रेस का तो पुराना एक चरित्र रहा है कि जातियों में बांटो, फूट डालो, राज करो, और इसलिए एक एजेंडा चलाने की कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें कि मैंने जैसा कहा, दिया कुमारी का जो चुनाव है, ठीक है, जो पार्टी में यहाँ एक राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक वर्ग है जो जाट लोबी है, एक है जो राजपूत लोबी है। और जब ऐसे में दो लोबी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हो या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हो पार्टी पर, ऐसे में वो क्या करे? सही निर्णय है कि भाई आप कह रहे हो हमें बनाओ, आप कह रहे हो हमें बनाओ, हम इनमें से किसी को नहीं बनाते, न्यूट्रल बंदे को ले आते हैं। और आपको बता दें कि जो लोग विरोध में थे उन्होंने भी, जिसमें महारानी का जिक्र हो रहा है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया इन भजन लाल को, क्योंकि इनके नाम पे उन्हें भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको किसी नाम पर हो सकता है। और दिया कुमारी जी की जहां तक बात है, जैसे मैंने कहा, भगवान श्री राम की वंशावली में से है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में भगवान प्रभु राम के वंश के कुछ लोग हैं। आपको बता दें कि दिया कुमारी जी से जब आप मिलेंगे, आपको महसूस होगा कि वो वंशावली जो उनके डीएनए में जो ब्लड है, उसका कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कहीं परमात्मा के बहुत करीब है। और उन्होंने जो काम किया है, मतलब एक राजसी घराने में पैदा हुई महारानी जैसा जीवन तो उनका भी हो सकता है, वैसा उनके पास ठाट बाट और सब कुछ है, पीछे से इतिहास जो वसुंधरा राजे सिंधिया का है। लेकिन उनका जीवन कैसा रहा है? जो प्रभु श्री राम का जीवन रहा है कि वो वनों में गए, वनवासियों से मिले, भिलनी के झूठे बेर खा लिए, ये सब हमने वर्णन में पढ़ा है। तो दिया कुमारी जी को अगर आप अध्ययन करेंगे, भजन लाल जी सीएम बन गए, बहुत अच्छी बात है, उस पर पूरा आप डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं, मीडिया में चल रहा है। लेकिन दिया कुमारी जी बेशक डिप्टी सीएम बनी है, उनके ऊपर भी जब आप खोजेंगे तो पाएंगे वो एक विशेष प्रतिभा है। वो सीएम नहीं बनी है तो कोई बात नहीं है, उनका जो अगला नंबर है आप देखेंगे, अभी उनका जीवन है बहुत बड़ा है राजनीति में, और वो बहुत देश की और धर्म की सेवा करने वाली हैं। लेकिन प्रभु श्री राम क्या गद्दी पर ही बैठे थे? प्रभु श्री राम ने तो गद्दी त्याग दी थी, और गद्दी त्याग करके राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रण लेकर अयोध्या से निकले। तो 14 साल लगे, न पत्नी का सुख देखा, न परिवार का सुख भोगा, न राजसी सुख भोगा, और वनवासियों में, गिरिवासियों में, सब में होते हुए, समाज को इकट्ठा करते हुए रावण का विनाश करने के बाद वापस आए। दिया कुमारी जी की भी यात्रा इसी तरह उन्होंने शुरू की है, क्योंकि उनकी वंशज हैं। वो आप देखें, राजस्थान में उनके बहुत किस्से आपको अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये बात अलग है कि मीडिया हाईलाइट उस तरह से नहीं करता, मीडिया को मिर्च मसाला चाहिए। लेकिन आपको बता रहा हूं कि राजस्थान के इंटीरियर गांव में गरीब से गरीब जो झोपड़ी में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके बीच जाना, उनके बीच बैठकर भोजन करना, धरने प्रदर्शन में भी शामिल होना, यह कभी राजसी परिवारों को राजस्थान के लोगों ने नहीं देखा। दिया कुमारी जी ने यह किया, और इसीलिए जनता की मांग थी कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारा हो जो राजसी घराने से होता हुआ, श्री प्रभु राम जी का वंशज होते हुए भी हम आम लोगों की समस्याओं में हमारे साथ शामिल होता है, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। ये जनता की मांग थी, बीजेपी की नहीं थी। बीजेपी ने जो सम्मान दिया, नाम दिया, वो आपको बता दिया मैंने कि वो मतलब पहले से तय कुछ भी नहीं था। हाँ, ये तय किया गया कि क्या किस करवट ऊंट बैठेगा, ये कोई बता भी नहीं सकता था। तो दिया कुमारी जी के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है, इन्होंने, इनसे एक बार पूछा गया, क्योंकि जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था और कोर्ट में केस चल रहा था, तो उस समय चर्चा आई थी और इन्होंने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। तो उन्होंने उस समय बताया था, आपको बता दूं, जयपुर की पूर्व राजमाता पद्मनी देवी जो थी, उन्होंने 1992 में वो कोर्ट में दस्तावेज सौंपे थे, जिसमें आपको बताएं वो जिक्र था कि जो वो कहते हैं जिसमें दस्तावेज सब रहते हैं ना, आप और हम भी हैं तब भी उसमें रहते हैं वो, तो वो जो है आपको बताएं कि उसमें एक प्रोफेसर हैं आर नाथ, उनकी पुस्तक है स्टडीज इन मिडिवल इंडियंस। तो अयोध्या में कोट राम जन्म स्थान, वो जयपुर के तत्कालीन महाराजा सफाई जयसिंह द्वितीय, उनके अधिकार में था।
ये उस पुस्तक में लिखा है। और आपको बता दें कि जो सिटी पैलेस के अंदर पोथी खाना है, जयपुर में सिटी पैलेस है, वहां राजसी घरानों का पोथी खाना माने दस्तावेज रखे हैं। उसमें यह जिक्र है कि जो इस समय है दिया कुमारी का परिवार, वो 309वीं पीढ़ी की संतान है। 309वीं पीढ़ी प्रभु श्री राम की है। तो दिया कुमारी जी जब कभी आपके सामने आ जाएं, मेरी भी इच्छा है कभी मिलेंगे, तो भाई मैं तो चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद लें। उनके दर्शन करने से भी शायद कुछ पुण्य मिलता होगा, क्योंकि जिस डीएनए जो उनके ब्लड में है वो हम सब के लिए भगवान का अवतार, उस परिवार का कोई अगर व्यक्ति है तो वाकई में हम सब के लिए आदरणीय और पूजनीय है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर का सोच कर चलती है। आज भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखिए कि राम की वंशावली को उसी तरह सत्ता में जनता की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है। दूसरे दलों से तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते। वहाँ तो बाबर के अवशेष, बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाएंगे, और उन्हीं की संतान कहलाने वाले जो लोग हैं, उनकी तुष्टिकरण में वो जो लगे हुए हैं वो लोग हैं। तो बिल्कुल साफ साफ है। और इससे आप देखेंगे कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, इन सब चीज़ों का वहाँ फर्क पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इससे एक स्पष्ट बहुमत, भारी बहुमत मिलने वाला है, ऐसा मेरी उम्मीद है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।